हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग आज बात करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल में शुरुआत के कुछ हिस्से में हम लोग स्लाइड्स यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसको फास्ट रिकॉल करना है। इसमें बहुत समझने वाला काम नहीं है, और जहां से समझने वाला काम शुरू होगा वहां पर हम लोग पीपीटी की जगह फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उन चीजों को, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में बहुत इजी बातें हैं, 9th-10th में भी आपने पढ़ा है सब चीजें, तो बहुत आसानी से रिकॉल हो जाएगा। चलिए, फर्स्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किसने दिया? फर्स्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया डोबेरेनियर ने। फर्स्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किसने दिया? डोबेरेनियर ने दिया फर्स्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो डोबेरेनियर का नाम याद रखना है। क्या काम किया था डोबेरेनियर ने? ट्रॉइड्स बनाए थे डोबेरेनियर ने। ट्रॉइड्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, तीन तत्वों का समूह बनाया, और इन तीन तत्वों के समूह को हम क्या कहते हैं? ट्रॉइड्स कहते हैं। दीज ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रॉइड्स। और ट्रॉइड्स की खास बात क्या थी? ट्रॉइड्स की खास बात यह होती है, पहले ट्रॉइड के जो 3 एलिमेंट हैं, उसमें पहले और तीसरे, फर्स्ट और थर्ड, तो लिथियम का वेट है 7, पोटेशियम का वेट है 39। अगर हम दोनों को जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें तो बीच वाले एलिमेंट का वेट अपने आप आपको पता चल जाता है। ठीक। तो डोबेरेनियर ने ट्रॉइड्स का क्लासिफिकेशन दिया। ट्रॉइड्स क्या है? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। इन 3 एलिमेंट के ग्रुप में फर्स्ट और थर्ड के मास नंबर को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, मिडिल वन का मास आपको अपने आप मिल जाएगा। तो 1 ट्रॉइड इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अनदर ट्रॉइड इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एंड द लास्ट ट्रॉइड इज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो ये डोबेरेनियर का काम था पीरियोडिसिटी के लिए। सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं, डी कॉनकॉर्टिस। तो डी कॉनकॉर्टिस का केवल आपको नाम याद रखना है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कहीं डी कॉनकॉर्टिस का नाम आया था। अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ही मेड अ सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट। सिलेंड्रिकल टेबल बनाया, जैसे डीएनए आरएनए को हम लोग अरेंज करते हैं उस तरीके का अरेंजमेंट था डी कॉनकॉर्टिस का। और डी कॉनकॉर्टिस ने जो टेबल, जो क्लासिफिकेशन दिया था, उसका नाम क्या है? टेल्यूरिक हेलिक्स। तो डी कॉनकॉर्टिस इज रिलेटेड विथ टेल्यूरिक हेलिक्स क्लासिफिकेशन। आज तक जब भी क्वेश्चन आया है डी कॉनकॉर्टिस पे, तो केवल ये पूछा है कि कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था डी कॉनकॉर्टिस ने। तो डी कॉनकॉर्टिस का क्लासिफिकेशन था टेल्यूरिक हेलिक्स। जैसे डीएनए आरएनए को हम हेलिक्स स्ट्रक्चर में अरेंज करते हैं, लाइक दिस एलिमेंट्स आर अरेंज इन हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो डी कॉनकॉर्टिस ने टेल्यूरिक हेलिक्स क्लासिफिकेशन दिया। उसके बाद अगला नाम आया लोदर मेयर का। तो लोदर मेयर ने क्या किया? कर्व एनालिसिस ऑफ एलिमेंट। लोदर मेयर ने क्या किया? कर्व एनालिसिस ऑफ एलिमेंट दिया। कर्व एनालिसिस ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन डी इक्वल टू एम बाई वी। किस पे बेस था? डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम पर बेस था। क्या ध्यान रखना है? लोदर मेयर में कर्व एनालिसिस दिया। लोदर मेयर ने किस पे बेस था? डी इक्वल टू एम बाय वी पर बेस था। और डी इक्वल टू एम बाय वी मतलब मास बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम जो है, अल्काली मेटल्स हायर वॉल्यूम वाले होते हैं। अल्काली मेटल्स जो होते हैं उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो डेंसिटी नेचुरली बाकी की तुलना में कम होगी। इसलिए इसमें एक अगली बात जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि अल्काली मेटल्स आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द कर्व। अल्काली मेटल्स को कहां पे रखा? टॉप ऑफ द कर्व पर रखा। तो लोदर मेयर में क्या क्या ध्यान रखना है? कर्व एनालिसिस ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन डी इक्वल टू एम बाय वी। डी इक्वल टू एम बाय वी पर बेस था
लोदर मेयर का क्लासिफिकेशन। उसके बाद अगली बात क्या ध्यान रखना है, जो कर्व प्लॉट किया उसमें एल्कली मेटल्स को कहां रखा, टॉप ऑफ द कर्व पर। एल्कली मेटल्स को कहां रखा, टॉप ऑफ द कर्व पर। अगला क्लासिफिकेशन आया न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। कौन सा क्लासिफिकेशन आया, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। इसको हिंदी में कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के ट्रेंड पर अरेंज किया एलिमेंट को। अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। और क्या कहा, प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट वन इज सिमिलर विथ एट्थ वन। हर पहले तत्व का गुण आठवें तत्व के गुण के समान होगा। प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट आर सेम। जैसे मैंने कहा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ध्यान रखेंगे यहां पे इनर्ट गैसेस नहीं थी। न्यूलैंड के समय इनर्ट गैसेस की कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी। ओके, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो ये हुआ फर्स्ट वन। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो पहले और आठवें तत्व का गुण, द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट आर द सेम। प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट आर सेम लाइक नोट्स ऑफ म्यूजिक। जैसे म्यूजिकल स्केल में पहला और आठवां नोड सेम होता है। जब हम सा रे गा मा से चलते हैं तो फिर से आठवें जगह पे सा से चलेंगे, सा पे पहुंच जाएंगे। तो ये न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन था। ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया न्यूलैंड ने। क्या बताया, फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसी होगी, सेम होगी। कहां तक वैलिड है, वैलिड टिल 20th एलिमेंट, 20वें तत्व तक वैलिड है ये। मतलब कैल्शियम तक ये कॉन्फ़िगर, ये क्लासिफिकेशन वैलिड है। ये बात भी ध्यान रखना है। अगले पॉइंट पे काम करते हैं। इसके बाद आया फर्स्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन। दिस वाज गिवन बाय मेंडलीफ। मेंडलीफ ने पहला सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन दिया। अब मेंडलीफ ने क्या क्या बातें हमको याद रखना है, तो अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के बेस पर मेंडलीफ ने एलिमेंट को अरेंज किया। अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। एक पर्टिकुलर लॉ के अंदर मेंडलीफ ने एलिमेंट को क्लासिफाई करके दिया। दैट इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। The physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। The physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic weight or atomic masses. मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है, देखो एक शब्द का मतलब यहां पे केवल समझना है, एंड दैट इज पीरियोडिक फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन? तो जैसे कोई पेंडुलम वाली घड़ी अगर आपने देखी होगी, तो पेंडुलम क्या होता है, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, बार बार अपनी पोजीशन, बार बार अपनी सिचुएशन को क्या करता है, रिपीट करता है। पेंडुलम बार बार अपनी सिचुएशन को रिपीट करता है पेंडुलम, एज सेम एज। तो उसी तरह से तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शन में होती है। एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शन में होती है, मतलब मास के बढ़ने के साथ साथ, जैसे हम लिथियम से चले तो नियॉन पे खत्म हो गया, नियॉन से आए तो सोडियम पे आ गया, सोडियम से चले तो आर्गान पे खत्म हो गया, आर्गान से आए तो पोटेशियम आ गया,
तो एटॉमिक मासेस के बढ़ने के साथ साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का रिपीट होना, कंटिन्यूअस रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टी, कंटिन्यूअस रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। इसको हम कहते हैं आवर्ती फलन। परमाणु भार के बढ़ने के साथ साथ समान तत्वों वाले गुणों की पुनरावृत्ति आवर्ती फलन कहलाता है। ठीक, तो ये था मेंडलीव्स का लॉ कि जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेंगे सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स बार बार रिपीट होंगे। ओके, अब इसके बाद मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में टोटल 63 एलिमेंट्स थे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में टोटल 63 एलिमेंट्स थे। इसके बाद मेंडलीव ने पहली बार एलिमेंट्स को पीरियड्स और ग्रुप्स में अरेंज किया, पीरियड्स और ग्रुप्स में अरेंज किया। एंड देयर आर 7 पीरियड्स एंड 9 ग्रुप्स इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। 0 से लेके 8 तक था। कहां से कहां तक? 0 से 8। तो कितने हो जाएंगे बाई नंबर? 9 हो जाएंगे। ठीक है, 7 पीरियड्स और 9 ग्रुप्स। एक्चुअल में इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी जो है मेंडलीव के टाइम भी नहीं हुई थी। बाद में विलियम रैमसे ने जो है क्या किया, एक नया ग्रुप बनाया, दैट इज नोन एज जीरो ग्रुप। विलियम रैमसे ने एक नया ग्रुप बनाया जिसको कहते थे जीरो ग्रुप, और सभी इनर्ट गैसेस को जीरो ग्रुप में रखकर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड कर दिया। इसलिए हम ऐसा कहते हैं देयर आर 7 पीरियड्स एंड 9 ग्रुप्स in the Mendeleev's periodic table. What is the meaning of the periods? Horizontal lines of the periodic table. जब हम ऐसा चलते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो ये है पीरियड। और जब हम अप टू डाउन आते हैं सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, तो ये है ग्रुप। देखो बहुत बेसिक से बात कर रहे हैं ताकि आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने में दिक्कत बिल्कुल ना आए। ठीक, तो लेफ्ट टू राइट लिथियम, बेरिलियम, सीधा सीधा ऐसा ध्यान रखो, लिथियम से नियोन की तरफ जा रहे हैं तो पीरियड की बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ग्रुप की बात कर रहे हैं। लेफ्ट टू राइट इज द पीरियड, अप टू डाउन इज द ग्रुप। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर द पीरियड, वर्टिकल लाइंस आर द ग्रुप। कंफ्यूजन होता है कई बार, मुझे भी कंफ्यूजन होता, कोई कहता दायां बायां, बहुत कंफ्यूजन होता, फिर मैंने उसको याद करके रखा है ना, कि कैसे याद रखेंगे कि कौन सा दायां है कौन सा बायां है। इसलिए लेफ्ट टू राइट इज द पीरियड, मतलब लिथियम से नियोन की तरफ पीरियड की बात हो रही है, और लिथियम से सीजियम की तरफ, फ्रांशियम की तरफ ग्रुप की बात हो रही है, ऐसा ध्यान रखना है। तो मेंडलीव में क्या क्या ध्यान रखना है? अरेंजमेंट of elements according to increasing order of atomic masses or atomic weight. The physical and chemical property of the elements are the periodic function of their atomic masses. There are 63 elements in the Mendeleev's periodic table. Total 7 periods and 9 groups. 7 periods and 9 groups in the Mendeleev periodic table. The horizontal lines are the called period. क्षैतिज रेखाओं को आवर्त कहते हैं। एंड द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड ग्रुप, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को वर्ग कहते हैं। और क्या क्या चीजें इसमें याद करने लायक हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का एडवांटेज क्या था? एडवांटेज देखो, अभी आपसे इन सब चीजों पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। ठीक, तो एडवांटेज का मतलब हुआ जितने एलिमेंट थे उसको मेंडलीव ने क्या किया, 7 पीरियड्स और 9 ग्रुप में बांट दिया। तो जब 7 पीरियड और 9 ग्रुप में बांट दिया तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप का हमने स्टडी कर लिया, जैसे हमने कहा एल्कली मेटल्स तो उसकी प्रॉपर्टी क्लियर, एल्कलाइन अर्थ मेटल तो उसकी प्रॉपर्टी क्लियर, तो पढ़ने में बहुत आसानी हो गई है ना। दूसरी चीज प्रिडिक्शन में आसानी हो गई कि अगर इस नंबर का कोई एलिमेंट मिलेगा तो वो किसके नीचे जाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज किसके सिमिलर होगी। ठीक, दूसरी बात मेंडलीव ने क्या काम किया था, इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव ने क्या काम किया था, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो नहीं थे,
या जिसके बारे में जानकारी नहीं थी, जो डिस्कवर नहीं हुए थे, वो किसके नीचे आएगा और उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, उसके बेस पे उनका नाम भी रखा था। तो कभी कभी इसको भी पूछते हैं। ठीक, देखो स्कैंडियम को एका बोरॉन कहते हैं, स्कैंडियम इज कॉल्ड एका बोरॉन। गैलियम, ये नाम याद रख लीजिए, मेरे साथ साथ याद कर लीजिए, स्कैंडियम को एका बोरॉन, गैलियम को एका एल्यूमिनियम, जर्मेनियम को एका सिलिकॉन और टेक्नीशियम को एका मैग्नीज कहते हैं। तो ये नाम याद रखने हैं, ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं। स्कैंडियम को एका बोरॉन, गैलियम को एका एल्यूमिनियम, जर्मेनियम को एका सिलिकॉन, जर्मेनियम को एका सिलिकॉन और टेक्नीशियम को एका मैग्नीज, टेक्नीशियम को एका मैग्नीज कहते हैं। इसके बाद कुछ डिफेक्ट्स पर बात कर लेते हैं, इसीलिए पीपीटी यूज किया मैंने ताकि चीजें जल्दी जल्दी रिकॉल हो जाए, क्योंकि लिख करके करेंगे तो फिर रिकॉल करना या पूरा यूनिट कवर करना बहुत डिफिकल्ट काम है। ठीक, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या क्या डिफेक्ट्स थे। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन सभी को पता है, हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज अल्काली मेटल्स के साथ मिलती है, कुछ प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की हैलोजेंस मतलब फ्लोरीन क्लोरीन के साथ मिलती है, कुछ लिथियम सोडियम के साथ मिलती है और कुछ दोनों के साथ नहीं मिलती है। तो इसको एग्जैक्टली कहां रखें पता नहीं। ठीक, तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का ये पहला डिफेक्ट है, बिकॉज सम प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन इज रिजेंबल्स विद द अल्काली मेटल and some properties are resembles with the halogens, so it is not possible to give a appropriate place to hydrogen in the periodic table. अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की एल्कली मेटल्स के साथ मैच करती है, मतलब लिथियम सोडियम इनके साथ मैच करती है। जैसे ये भी एस ब्लॉक का एलिमेंट है, लिथियम भी एस ब्लॉक का एलिमेंट है, बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन उसके भी है, इसके भी बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। एक लॉस करके ये भी H+ बना सकता है और एक लॉस करके सोडियम भी Na+ बनाता है। हैलोजेंस में देखो, हैलोजेंस को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसके फर्स्ट सेल में तो दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक, हाइड्रोजन पॉजिटिव भी बनाता है और नेगेटिव भी बनाता है, NaH। हैलोजेंस जैसे मैंने कहा NaCl, तो यहां Cl नेगेटिव है, NaH में H नेगेटिव है, मतलब हाइड्रोजन पॉजिटिव भी हो सकता है, हाइड्रोजन नेगेटिव भी हो सकता है। तो देयर आर सम सिमिलरिटीज विद द halogens and some similarities with the hydrogen, halogens and some similarities with the alkali metals, and there is the difference in property. सोडियम का ऑक्साइड कैसा है, बेसिक नेचर का है। हाइड्रोजन का ऑक्साइड कैसा है, एसिडिक नेचर का है। फ्लोरीन ऑक्साइड F2O इज द एसिडिक इन नेचर, वेयर हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है H2O ये कैसा है, न्यूट्रल है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी अल्काली मेटल्स के साथ मैच करती है, कुछ प्रॉपर्टीज की जो है वो हैलोजेंस के साथ मैच करती है और कुछ दोनों के साथ ही मैच नहीं करती है। इसलिए इसको किसी भी एग्जैक्ट प्लेस पर रखना एक डिफिकल्ट काम है। ओके, अगले पॉइंट पे बात करते हैं, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। तो मेंडलीफ ने क्या किया, जैसे हाइड्रोजन के प्रोटियम को तो पीरियोडिक टेबल में रखा, लेकिन क्योंकि मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पर है, तो एटॉमिक मास पर है तो जब प्रोटियम को रखा तो ड्यूट्रियम को भी रखना चाहिए, टाइट्रियम को भी रखना चाहिए, मतलब तीन तीन जगह पे हाइड्रोजन रखना चाहिए था, लेकिन मेंडलीफ ने ऐसा नहीं किया। तो क्या हुआ, मेंडलीफ असाइंड नो पोजीशन फॉर आइसोटॉप्स इन द पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ ने आइसोटॉप्स को पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं दी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइसोटॉप्स, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मासेस, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मासेस डिफर करते हैं, उनको हम कहते हैं आइसोटॉप्स। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला करेक्शन है, कुछ एलिमेंट्स जो है देखो बाय मिस्टेक ही हुआ है, वो बाय मिस्टेक ही आया है। आर्गन बाद में डिस्कवर हुआ, लेकिन आर्गन का मास पोटेशियम से ज्यादा होता है,
तो सम हैवियर एलिमेंट्स आर बिफोर लाइटर, सम हैवियर एलिमेंट्स आर बिफोर लाइटर एलिमेंट्स। लोअर एटॉमिक मास वाला कोई एलिमेंट हायर एटॉमिक मास वाले के बाद में, हायर एटॉमिक मास वाले के बाद चला गया है। ठीक, तो पोटेशियम और आर्गन से आप इसको समझ सकते हो आसानी से। इसके बाद कुछ एलिमेंट्स जो है, देखो अब यहां पे क्या आ रहा है, सम एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। जैसे हमने कहा फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें फर्स्ट ग्रुप के साथ फर्स्ट ए फर्स्ट बी किया। तो फर्स्ट ए में रखा लिथियम सोडियम पोटेशियम को, और फर्स्ट बी में रखा कॉपर सिल्वर और गोल्ड को। दोनों की प्रॉपर्टी कहीं से भी मैच नहीं करती है। इसको हमें संभाल के मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है, और इनको तो हम आसानी से बाहर रख सकते हैं। गोल्ड की ज्वेलरीज लोग पहन के घूमते हैं, गोल्ड सिल्वर की, कॉपर के बर्तन में पानी लेके घूम सकते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज कहीं से भी मैच नहीं करती, बट इट इज प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट पॉइंट, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज, मतलब 4f और 5f के जो मेंबर थे, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द पीरियोडिक टेबल। जैसे आप देखेंगे तो 4f और 5f को अलग से बाहर निकाल के दो ग्रुप बना के रख दिया है, बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी। दीज आर नोन एज, क्या कहते हैं इनको हम, रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। जहां पर मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पे बेस था, वहां पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है किस पे बेस है, एटॉमिक नंबर पर बेस है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस है, एटॉमिक नंबर पर बेस है, ये ध्यान रखना। एटॉमिक नंबर को किसने डिस्कवर किया था, मोसले ने डिस्कवर किया था। एटॉमिक नंबर को किसने डिस्कवर किया था, मोसले ने डिस्कवर किया था। क्या खास बात होती है, देखो जैसे वहां पे क्या हो रहा था, हाइड्रोजन 1H1 1H2 1H3, तो हमने कहा कि इन तीनों को अलग अलग जगह पे मेंडलीफ को रखना चाहिए था, क्योंकि मेंडलीफ ने मास के बेस पे क्लासिफाई किया। अब अगर ये एटॉमिक नंबर के बेस पे आ जाए तो सबका तो एटॉमिक नंबर एक ही है ना, सभी का एटॉमिक नंबर 1 है, तो आप कोई सा भी हाइड्रोजन एक नंबर एटॉमिक नंबर पे रख सकते हो। ठीक, तो एटॉमिक नंबर के बारे में एक पॉइंट ध्यान रखना है, इट इज मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। किसी तत्व का मुख्य मौलिक गुण होता है परमाणु क्रमांक, क्योंकि एक अलग अलग एलिमेंट्स का, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कभी सेम नहीं हो सकता है, जबकि उसके मासेस सेम हो सकते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। ठीक, तो यहां पे मैंने लिखा भी है इसको, तो ध्यान रखेंगे। ओके, बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज गिवन बाय मोसले। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया है, मोसले ने दिया है। क्या था, जो मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट और एटॉमिक मासेस, ऐसा कहा मेंडलीफ ने। बस मोसले ने क्या काम किया, एटॉमिक वेट की जगह वहां पे एटॉमिक नंबर डाल दिया। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ ऐसे एलिमेंट्स बार बार रिपीट होंगे जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। ओके, एंड देयर आर 7 periods and 18 groups in the modern periodic table. This is the important point. उसमें कितने थे, मेंडलीफ में 7 periods and 9 group. मॉडर्न में कितने हैं, 7 periods and 18 groups. There are 7 periods and 18 groups in the modern periodic table. And total number of elements कितने हैं, 118. आज की डेट में 118. मेंडलीफ में कितने थे, 63. दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्ट करने का आइडिया दिया नील्स बोर ने। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था, मोसले ने।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्ट करने का आइडिया किसने दिया? नील्स बोर ने। और बनाया किसने? रैंग और वर्नर ने। किसने बनाया था? रैंग एंड वर्नर ने बनाया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अब हम आ गए हैं पीरियोडिक टेबल के ऊपर। तो पीरियोडिक टेबल में आपको ये बात ध्यान रखना है भैया कि इसको आपको कैसे भी करके, जिसको जिस ट्रिक से याद होता हो, देखो मैं कोई किसी के ऊपर अपनी ट्रिक थोपने का कोई काम नहीं करता, मैं जिसको जैसे याद होता है, लेकिन इसको याद करना है आपको पीरियड वाइज भी और ग्रुप वाइज भी, अकॉर्डिंग टू पीरियड एंड अकॉर्डिंग टू ग्रुप। क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा आ जाता है जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड होता है, जो पीरियोडिक टेबल से ही सॉल्व होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही मैंने आपसे कहा था कि हम लोग पीरियोडिक टेबल के समय उसको समझ लेंगे, उस पर बात कर लेंगे। तो उसका कारण क्या था? देखो, जैसे हमने कहा अब ये एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट्स में डिवाइडेड है, एस पी और डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में डिवाइडेड होता है पीरियोडिक टेबल। पहले हम बात कर लेते हैं। देखो, पहले एलिमेंट दो, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम ये दो एलिमेंट हो गए। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये हो गया। इसके बाद जो मुझे अच्छा लगता है ट्रिक वो ये है कि आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। सबसे अच्छा ट्रिक यही है, ना, मग। अब देखिए यहां पे आए तो अल, सी, प, सा, कल और ये अर। इस तरीके से हिंदी के शब्दों में लिख लो आप। तो सिंपल सा लिख लिया, ना, मग, अल, सी, पस्कल, अर। ना, मग, अल, सी, पस्कल, अर। यहां पे आगे देखो, का, सक, टी, व, कर, मन, फी, को, नी, को, जन, गा, गे, अस्सी, बरकर। मतलब मुश्किल से अगर आप अच्छे से याद करोगे तो 10 सेकंड लगेगा आपको। और अगर एक क्वेश्चन भी दे के गया तो 4 नंबर का होता है एक क्वेश्चन, और उसकी वैल्यू करोड़ों में होती है, ये ध्यान रखना है। एक एक नंबर की वैल्यू करोड़ों में है। अगर आप गवर्नमेंट सीट से प्राइवेट सीट पे शिफ्ट हुए एक नंबर कमाने से, तो आपको करोड़ों रुपए फीस भरनी पड़ेगी। इसलिए एक एक नंबर की वैल्यू करोड़ों करोड़ों में है। इसलिए बात को जो कहें उसको सिंसियरिटी के साथ सुनना है, ठीक। तो देखिए, ना, मग, अल, सी, पा, सा, कल, अर। इसके बाद मैंने कहा का, सक, ट्यू, कर, मन, फी, को, नी, को, जन, गा, गे, अस्सी, बरकर। इसके बाद देखिए, रब, सर, या, जर, नब, मो, टिक, रू, रा, पड, अज, कड, इन, सन, सब, टी, आई, जी। ओके। सस, बा, ला, यहां पे आएगा लैंथेनम। अच्छा, 55 सीजियम, बेरियम। 57 पे आता है लैंथेनम, ये ध्यान रखेंगे। 57 पे आएगा लैंथेनम। लैंथेनम के बाद सीधा सीधा 72 नंबर आ जाएगा। ये 4F का मेंबर है। दिस इज द मेंबर ऑफ 4F। यहां लॉरेंशियम जो है वो, ये भी 4F का लास्ट मेंबर है। ल्यूटेशियम से लेकर के सीरियम से लेकर के 58, सीरियम से ल्यूटेशियम 71। तो 71 नंबर टेबल में नहीं आता है ना, ये ध्यान रखेंगे। 71 नंबर इज नॉट इंक्लूडेड इन टेबल। सीजियम, बेरियम, लैंथेनम। लैंथेनम के बाद हॉफनियम, टेंटालम। तो देखो, सस, बा, ला, हफ, बस यहां पे ध्यान रखना है। 57 के बाद सीधा 72, सस, बाला, हप्टा, वारी, ओस, इरपट, ऊ, हस्टाल, पब, बी, पो, अटरन। ये हुआ आपका 86 तक। फ्रांशियम, रेडियम, यहां पे आएगा एक्टीनियम। 89 पे आता है एक्टीनियम। 89 पे आएगा एक्टीनियम। 89 ये लिखा हुआ है, 89 पे एक्टीनियम। इसके बाद फिर रदरफोर्डियम, और आगे का हम लोग बात करेंगे ट्रांसयूरेनिक सिस्टम से। इसको हम लोग ट्रांसयूरेनिक से जमाने वाले हैं, ठीक। और 4F और 5F। तो 4F सीरीज सीरियम 58 से स्टार्ट होगी। सीरियम 58 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? ल्यूटेशियम 71 तक जाएगी। ल्यूटेशियम 71 तक जाएगी। ये मिसिंग वहां चला गया है।
सीरियम से स्टार्ट होकर के ल्यूटेशियम 71 तक जाएगी, थोरियम से स्टार्ट होकर के ये लॉरेंशियम 103 तक आएगा। तो अभी इतना ध्यान रख लो, हम सभी के नाम के बारे में भी बात करेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक। तो सीरियम से स्टार्ट होकर के ल्यूटेशियम और थोरियम से स्टार्ट होकर के लॉरेंशियम 103 तक जाती है एक्टिनॉइड सीरीज। और ये है पीरियोडिक टेबल में इसकी सिचुएशन, ऐसा भी ध्यान रखना है। देखो सारे 4f ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, ऑल द 4f ब्लॉक एलिमेंट, मतलब लैंथेनॉइड जो हैं, लैंथेनम के बाद आते हैं इसलिए लैंथेनॉइड कहते हैं। लैंथेनम कहां है, ये आया आपका 1 2 3 4 5 6, तो 6th पीरियड में है, 6th पीरियड और 3rd ग्रुप में है। इसकी लोकेशन कहां है, 6th पीरियड 3rd ग्रुप, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, 6th पीरियड और 3rd ग्रुप में है सारे लैंथेनॉइड। वो लैंथेनम के नीचे ही रखे हुए हैं, लैंथेनम 57 के नीचे रखे हैं। और जो आपके एक्टिनॉइड्स हैं वो कहां पे आ जाएंगे, 7th पीरियड और 3rd ग्रुप में आ जाएंगे। 7th पीरियड और 3rd ग्रुप में है सबके सब एक्टिनॉइड। इसकी पोजीशन भी पूछ सकते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। तो यहां पे इसको ध्यान रखना है। फिर से एक बार मैंने आपसे कहा कि इसको आपको क्या से भी जैसे भी आपको याद होता है, लेकिन इसको याद रखना है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको हिंदी के शब्दों से याद हो जाता है तो हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको याद कर लीजिए, कहानी जैसा बन जाएगा। ऐसा लोग कहते हैं कि हमको हिंदी नहीं आती, हमको याद नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और दूसरा ट्रिक सभी को पता है, वो भी मुझे पता है, जैसे आप ऐसे कर दोगे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, तो यहां तक आ जाएगा बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो ग्रुप वाइज भी याद करना है और पीरियड वाइज भी याद करना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और ये बता दिया मैंने आपको कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कहां रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6th पीरियड और 3rd ग्रुप में होंगे सारे लैंथेनॉइड, 7th पीरियड और 3rd ग्रुप में होंगे सभी के सभी एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71 तक जाएगा, जबकि एक्टिनॉइड थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक जाएगा, ठीक। आगे के हिस्से पर बात करते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अब ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि जो 104 और उससे आगे वाले मेंबर हैं उनके लिए हम ट्रांस यूरेनिक सिस्टम यूज करते हैं। तो यूरेनियम के बाद ट्रांस यूरेनिक, मतलब आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, तो 92 से बाद वाले मेंबर को हम क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनिक। अब कुछ गिनतियां यहां पे हमें याद करनी पड़ेगी, है ना। 0 को हम कहते हैं निल, 1 को अन, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को एन। ये काउंटिंग नंबर हमें याद रखने हैं यहां पे, है ना। थोड़ी सी चीजें, जैसे 9 को IUPAC जब हम लोग कर रहे थे तो नोन कह रहे थे, यहां पे एन कहते हैं। 4 को क्वाड कहते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें चेंज है, इसलिए याद रखना है। 0 इज निल, 1 इज अन, 2 इज बाय, 3 इज ट्राई, 4 इज क्वाड, 5 इज पेंट, 6 इज हेक्स, 7 इज सेप्ट, 8 इज ऑक्ट एंड 9 इज एन। अब देखो, जैसे हमें 100 नंबर के एलिमेंट को नाम देना है, तो 100 नंबर में क्या क्या आएगा, मैं एक सिखा देता हूं आपको। 100 नंबर में क्या आएगा, 1 आया तो 1 का U, 1 किससे स्टार्ट होगा, U से। अन बोला था इसको मैंने, देखो अन, तो U आया, U। अब 2 बार 0 आए, तो 2 बार 0 आए तो UNN इज द इंडिकेशन, UNN इज द इंडिकेशन। हाउ टू राइट द फुल नेम, अन, निल, सेकेंड टाइम इज ऑल्सो निल, IUM सफिक्स लगाओ लास्ट वाले में IUM सफिक्स लगाएंगे, तो इट्स नेम इज अन निल, निलियम, अननिल निलियम। कई बार क्वेश्चन आ चुका है किस पे, UNQ को पूछ चुके हैं, 104 को 3 बार क्वेश्चन आया है अभी तक, है ना। 104 एलिमेंट 104 का नाम क्या होगा अकॉर्डिंग टू ट्रांस यूरेनिक, तो 104 104 इंडिकेशन इज UNQ, द नेम इज अनिल क्वाडियम, अनिल क्वाडियम। अब हाइपोथेटिकली किसी भी एलिमेंट का नाम इस सिस्टम से पूछ सकते हैं,
आप आसानी से बना लोगे। जैसे 200 का पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, BNN, बाय निल निलियम, बाय निल निलियम। तो किसी भी एलिमेंट का नाम हम आसानी से ट्रांसयूरेनिक से आगे लेके जा सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट हम कैसे कहते हैं, जिन एलिमेंट में कॉन्फ़िगरेशन बनाते समय बैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आ जाएगा उसको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जिसमें कॉन्फ़िगरेशन बनाते समय बैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आ जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं एस ब्लॉक में, मेटल आ जाएगी, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। अब देखो जैसे ये रुबिडियम है 5s1 पे, कभी अगर पूछा कि रुबिडियम 37 के बैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर क्या होगा तो हम सेकंड्स में आंसर रख देंगे, अगर मुझे याद है तो 500 प्लस हाफ, 500 प्लस हाफ, सेकंड्स में हम आंसर इसका कर सकते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम ये NS1 के एलिमेंट है, एल्काली मेटल्स कहते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम NS2 के मेंबर हैं, इनको हम अल्कालाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ठीक है, तो अल्काली मेटल्स और अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं मैंने। नंबर 1 सीजियम, फ्रांशियम एंड रेडियम, पहले बात किया फ्रांशियम एंड रेडियम आर द रेडियो एक्टिव। फ्रांशियम और रेडियम को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, जो अपने हाफ लाइफ पीरियड पर अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं, उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक, रेडियम एंड पोलोनियम वे आर डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। रेडियम और पोलोनियम दो एलिमेंट को डिस्कवर किया था मैडम क्यूरी ने, और रेडियम की डिस्कवरी के लिए मैडम क्यूरी को 1911 में नोबेल प्राइज मिला था। और रेडियम को कहां से आइसोलेट किया था ये भी ध्यान रखेंगे, फ्रॉम एन ओर ऑफ यूरेनियम पिच ब्लेंडी, फ्रॉम एन ओर ऑफ यूरेनियम पिच ब्लेंडी, जिसका फॉर्मूला है U3O8। नेक्स्ट पॉइंट इज लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, लिथियम इज द हार्डेस्ट अल्कली मेटल। ये मैंने हार्डेस्ट मेटल नहीं कहा है, यूनिवर्सल नहीं बोला मैंने, लिथियम इज द हार्डेस्ट अल्कली मेटल। सीजियम एंड फ्रांशियम, आफ्टर 30 डिग्री सेंटीग्रेड सीजियम और फ्रांशियम लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। ओके, अल्काली मेटल्स शो द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स शो द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं रिएक्शंस में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल हमको याद ही है तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, देखिए बोरॉन मेंबर्स कौन कौन से हैं यहां पे, इनके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये मेंबर्स हैं आपके NS पी ब्लॉक के 1 वाले, P1 वाले, मतलब बोरॉन फैमिली के मेंबर्स हैं। ठीक, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो ग्रुप वाइज भी याद रखना है, पीरियड वाइज भी याद रखना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये मेंबर्स हैं नाइट्रोजन फैमिली में। इसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, इतने मेंबर्स हैं ऑक्सीजन फैमिली में। हाइड्रोजन्स के अंदर आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटिन। ठीक, इसके बाद इनर्ट गैसेस, तो हीलियम से स्टार्ट होगी इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ैनॉन और रेडॉन आर द इनर्ट गैसेस। तो ये सब रेडॉन तक इनर्ट गैसेस हैं। अब क्या खास बातें हैं इसके बारे में बात करेंगे। वैसे भी हमें एस ब्लॉक पी ब्लॉक अलग से पढ़ना है तो ज्यादा हम इसके बारे में यहां पे डिस्क्राइब ना करके अपना टाइम सेव कर लेते हैं। नॉन मेटल्स, मेटल्स और मेटालॉइड्स, तीनों टाइप के एलिमेंट यहां पे मिलते हैं पी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, गैलियम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गैलियम इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, गैलियम इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट आफ्टर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30
30 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैलियम द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हाथ के ऊपर रखोगे तो पिघल जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो हाथ पर रखने पर पिघल जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा गैलियम। गैलियम इज द आंसर। ओके, ब्रोमीन इज ओनली लिक्विड नॉन मेटल। ब्रोमीन केवल एकमात्र लिक्विड नॉन मेटल है। बोरॉन, सिलिका, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये मेटालॉइड्स हैं। मेटालॉइड्स पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक। बोरॉन, सिलिका, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये मेटालॉइड्स हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्ट एज सेमीकंडक्टर। सिलिका और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर जैसा एक्ट करते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन आर द इनर्ट गैसेस। कुल इनर्ट गैसेस का कॉम्पोजिशन एटमॉस्फेयर में रहता है 1%। आर्गन सबसे ज्यादा मिलता है एटमॉस्फेयर के अंदर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेडॉन इज एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर। रेडॉन वो इनर्ट गैस है जो एटमॉस्फेयर में एब्सेंट होती है बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव नेचर। तो जरूरत पड़ने पर रेडॉन को हम रेडियम को डिसइंटीग्रेट करके बनाते हैं। जरूरत पड़ने पर रेडॉन को रेडियम को डिसइंटीग्रेट करके बनाते हैं। रेडॉन 222 का कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वंस मोर, तो नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड मेटालॉइड्स, all the three type of elements are present in P block. Okay, gallium is found in liquid state after 30. Bromine is only liquid non-metal. Boron, silica, germanium, arsenic, antimony, selenium and tellurium are the metalloids. Silica, germanium are act as semiconductor. Inert gases is clear. The composition in atmospheric composition 1% is the inert gases. Argon सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाली इनर्ट गैस है। रेडॉन इज एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर। आर्गन के 222 नंबर के आइसोटॉप को हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल्स मेनली कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहां पे अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, द ऑक्साइड, द एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स, तो एसिडिक वाले कौन कौन से हैं? SO2, Cl2O7 पूरी दुनिया का सबसे मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड है Cl2O7। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड है Cl2O7, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड इन द वर्ल्ड। और इसके बाद एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक की भी लंबी लिस्ट बनाई है मैंने क्योंकि इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कौन सा एम्फोटेरिक है। तो एम्फोटेरिक्स क्या होते हैं? जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उनको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, Al2O3, SNO, SNO2, PbO, PbO2, As2O3, Sb2S3, ZnO आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की लिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एम्फोटेरिक्स। देन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब जिनमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? डी ऑर्बिटल में जाएगा, उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाएगा तो उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, ठीक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी की जो सीरीज है वो 3D से स्टार्ट होगी। देखो 3D सीरीज में आता है स्कैंडियम, 3D सीरीज का मेंबर है स्कैंडियम। स्कैंडियम इज द मेंबर ऑफ 3D सीरीज। स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक 3D। इट्रियम 39 से लेकर के कैडमियम 48 तक है 4D। 5D सीरीज लैंथेनम से स्टार्ट होगी, लेकिन यहां पे हमको बहुत केयरफुली ये बात ध्यान रखना है, लैंथेनम से स्टार्ट होगी 57 के बाद सीधा 72 नंबर आएगा, ये ध्यान रखना। बीच में 4F आ गया है, ठीक है, बीच में 4F है तो 57 के बाद सीधा 72 और उसके बाद कहां तक जाएगा? ये मर्क्यूरी 80 तक जाएगा। और 6D एक्टिनियम से स्टार्ट होगी। फिर एक बात ध्यान रखना है, इसके बीच में यहां पे 5F सीरीज है। UNQ आया, अनिल क्वाडियम 104 नंबर का मेंबर है। UNB 112 नंबर का मेंबर है, वो जिंक के नीचे आएगा। कॉन्फ़िगरेशन भी उसका जिंक के जैसा ही होगा, केवल S और D उसमें इंक्रीज कर जाएगा। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? कॉपर, सिल्वर एंड जिंक आर द क्वाइनेज मेटल्स। कॉपर, सिल्वर और जिंक को हम कहते हैं सिक्का धातु, क्वाइनेज मेटल्स। प्लैटिनम और इरिडियम का अलॉय हम यूज करते हैं फ्लोरीन के स्टोरेज के लिए। ऑस्मियम और रूथेनियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं।
ऑस्मियम का डेंसिटी सबसे ज्यादा है। टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन मेटल्स, सबसे ज्यादा टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स के केस में। ओके, टाइटेनियम, जर्कोनियम और हफनियम को हम अल्ट्रा प्योर मेटल्स कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैन आर्केल प्रोसेस यूज होता है मेटलर्जिकल प्यूरिफिकेशन में इसके, ठीक। तो ये ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि एफ ब्लॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या ध्यान रखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कई बार बनाना है। आजकल इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कुछ ना कुछ चीजें पूछते हैं, ठीक। तो देखो, सीरियम 58 से स्टार्ट होगा, सीरियम 58। तो ज़ैनॉन कोर यूज किया मैंने, तो ज़ैनॉन तक तो 54 चला गया। 54 के बाद क्या क्या ऑर्बिटल आता है वो याद रख लीजिए। कॉमनली क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए हम उससे बचना चाहते हैं, बट बचने से घाटा हो सकता है, ठीक। तो 4f1, 5d1 और 6s2 द सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन। केवल और केवल देखो, सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समारियम, यूरोपियम, गाडोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रोस्मियम, होल्मियम, अर्बियम, थुलियम, इटार्बियम और ल्यूटेशियम, इतने एलिमेंट है ना। अब जो ऑर्बिटल्स यहां पे इन्वॉल्व हुए कौन कौन से हुए, सब में कॉमन ही है, 4f, 5d और 5d और 6s, ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए इसमें। केवल और केवल तीन मेंबर ऐसे हैं जहां में जिसमें d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन गया है। 3 members आर देयर वेयर 1 इलेक्ट्रॉन इन द d ऑर्बिटल। केवल 3 मेंबर ऐसे हैं, देखो, एक तो सीरियम में 5d में एक इलेक्ट्रॉन गया, तो 54, 55, 56 और 2 58। सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है 58, ठीक है। 54 के बाद 55, 56 और 2 58। उसके बाद देख लो, कहीं भी डी में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, सीधा सीधा एफ में आते जा रहा है। एक आया गैडोलिनियम, तो दूसरा ये याद करना है गैडोलिनियम। तो सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम, ये तीन ही एलिमेंट हैं जिसमें डी में एक एक इलेक्ट्रॉन गया है, नहीं तो बाकी इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल्स में भरे हैं, ठीक। क्या ध्यान रखोगे, सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम में एक एक इलेक्ट्रॉन डी में है, अदरवाइज एस में तो 2 से ज्यादा जा ही नहीं सकता है। सारे इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, एफ में जा रहे हैं। जैसे अगले वाले में प्रेसोडाइमियम, तो 6s2 तो था ही, एक और एक 2 और एक और आया एक्स्ट्रा, तो वो कहां चला गया, F3 हो गया कॉन्फ़िगरेशन। तो 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम में डी में एक इलेक्ट्रॉन होगा, एस में 2 से ज्यादा जा ही नहीं सकता है, अदरवाइज S2 के बाद सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे फिल होंगे, एफ में फिल होंगे, ये ध्यान रखेंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन से ही ये पता कर पाओगे आपकी कौन सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन शो करेगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे ब्लॉक में, तो वो सब कॉन्फ़िगरेशन से ही निकलेंगे, उनका सॉल्यूशन कॉन्फ़िगरेशन से ही होगा, ओके। इसलिए कॉन्फ़िगरेशन दोनों के ही ध्यान रख रहे हैं, 4f और 5f के। अब देखो 5f में जो एलिमेंट्स आए वो थोरियम से स्टार्ट करके कहां चलेगा, लॉरेंशियम 103 तक चलेगा। थोरियम 90 से स्टार्ट करके लॉरेंशियम 103 तक है एक्टिनॉइड सीरीज। कॉन्फ़िगरेशन पर एक बार जरूर अच्छे से काम करना है, कॉन्फ़िगरेशन पर एक बार जरूर अच्छे से काम करना है, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पे बात करेंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस यूनिट, अब इस यूनिट के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चलने वाले हैं हम लोग। तो आगे की चीजों को कैसे ध्यान रखना है उसके बारे में बात करेंगे। दैट इज, सबसे पहले बात कर लेते हैं डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। डायगोनल रिलेशन
शिप, डायगोनल रिलेशनशिप, हिंदी में कहते हैं विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप। तो सिमिलरिटी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, तो सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये आपके सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट आ जाएंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड आर डायगोनली सिमिलर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी विद द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। द्वितीय आवर्त के कुछ तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण तृतीय आवर्त के कुछ तत्वों के साथ विकर्ण समानता रखते हैं और इसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्या याद रखना है? लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल बनाता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल बनाता है और बोरॉन सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है। रिलेशनशिप ऑफ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी between lithium and magnesium, beryllium and aluminum, and boron and silicon is called, silica is called diagonal relationship। तो इन एलिमेंट्स को ध्यान रखना है। These elements are also known as bridge element, इन्हें हम ब्रिज एलिमेंट भी कहते हैं। सिमिलरिटीज ऑफ प्रॉपर्टी का ब्रिज होता है इनके बीच, तो इनको हम ब्रिज एलिमेंट भी कहते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप में क्लियर हो गया क्या काम करना है? अगले पॉइंट पे बात करते हैं। एंड दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटॉमिक साइज। यहां से शुरू होती है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। इट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। इसको हम दो तरीके से स्टडी करेंगे। किसी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी को दो तरीके से स्टडी करेंगे। देखिए, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, इसको हम कहते हैं अक्रॉस द पीरियड। मतलब पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, जैसे आप ऐसा समझ लो लिथियम से हम नियॉन की तरफ जा रहे हैं, तो ये हुआ लेफ्ट टू राइट। अगर इसी चीज को कभी राइट टू लेफ्ट पूछ ले तो ध्यान रखना उल्टा हो जाएगा, तब वो लेफ्ट टू राइट। और दूसरा पीरियोडिक प्रॉपर्टी को स्टडी करने का तरीका होता है अप टू डाउन। अप टू डाउन मतलब ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और लेफ्ट से राइट जाएंगे तब क्या फर्क पड़ेगा। तो दिस इज लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन। इस तरीके से हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। अब जो हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पहली बात करेंगे एटॉमिक साइज के बारे में। तो अबाउट एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, तो फिर से हमें दो तरीके से बात करना पड़ेगा। पीरियड में क्या चेंजेस आएंगे ये ध्यान रखना है। आगे की आने वाली सभी प्रॉपर्टी इसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। एटॉमिक साइज, तो देखो लिथियम, एक एक की बात करते हैं। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, तो कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 1। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, तो 2 2। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, तो क्या हो जाएगा 2 3। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तो 2 4। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, तो क्या हो जाएगा नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, तो क्या हो जाएगा 2 5 2 5। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2 6। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 2 7। तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक क्या एलिमेंट्स की बात करेंगे। इनर्ट गैसेस की प्रॉपर्टी अलग होती है, उसको जनरल ट्रेंड में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब देखो लिथियम में कितने ऑर्बिट है 1 2, और सब में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कैसे हैं, सेम है। इन ऑल द एलिमेंट्स इन अ पीरियड नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर सेम। सभी एलिमेंट्स में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कैसे हैं, सेम है। तो ऑर्बिट्स का नंबर किसी भी पीरियड में सेम रहता है। इलेक्ट्रॉन बदल रहे हैं वो एक अलग बात है। यहां भी 2 ऑर्बिट है, यहां भी 2 ऑर्बिट है, यहां भी 2 ऑर्बिट है, सब में 2 ऑर्बिट है। तो पहली बात क्या ध्यान रखना है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर सेम, एक बात हो गई।
नंबर ऑफ ऑर्बिट्स किसी भी पीरियड में चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर सेम। अब अगर आप लिथियम की सिचुएशन को देखो तो 3 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अट्रैक्टिव फोर्स कहां काम करेगा, यहां पे पहले ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, न्यूक्लियस का 3 प्रोटॉन, तो एक तरफ 3 प्रोटॉन है और एक तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो थोड़ा अट्रैक्शन फोर्स तो लगेगा ना, थोड़ा सा खींचेगा, क्योंकि एक तरफ 3 लोग हैं एक तरफ 2 लोग हैं। यहां पे देखो फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, और पहले सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, केवल 2 ही हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं पहले सेल में, 2 ही हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया तो क्या करेगा, खींच के इनर साइड लाएगा न्यूक्लियस उसको, और अंदर की तरफ लाएगा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। अंदर की तरफ लाएगा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखना है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते, केवल काम काम की चीजें ध्यान रखना है। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कैसे होंगे, किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स सेम होते हैं। अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेस, अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो इनर साइड को पुल करेगा, अंदर की ओर खींचेगा न्यूक्लियस, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेस। हेंस एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट। जब भी आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, कम होगा। तो किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होते हैं, और सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के लिए देखो, पहले ऑर्बिट के लिए हमेशा प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, 3 for 2, 4 for 2, 5 for 2, 6 for 2, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड atomic size continuously decreases due to increase in magnitude of attraction force of nucleus. Okay, इसको हम न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के कारण अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा तो न्यूक्लियस इनसाइड खींचेगा ऑर्बिट को और साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा होते जाएगा लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब यही बात मैं कह रहा था, उसको ध्यान रखना। ये लेफ्ट टू राइट की बात हुई, कभी राइट टू लेफ्ट पूछ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाले को पता होता है कि बच्चा कहां पे कंफ्यूज हो सकता है। तो अगर राइट टू लेफ्ट पूछ लेंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 1 इज क्लियर, एटॉमिक साइज इन द पीरियड। अब बात करते हैं एटॉमिक साइज इन द ग्रुप, एटॉमिक साइज इन द ग्रुप। अब ग्रुप में एटॉमिक साइज पे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ये कोई सा भी एक फर्स्ट ग्रुप हमने कंसीड कर लिया। व्हाट हैपेंस हियर, 2-1 मतलब 2 ऑर्बिट है, 2-8-1 मतलब 3 ऑर्बिट हो गए, 2-8-8-1 मतलब 4 ऑर्बिट हो गए। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स increases due to addition of new orbit, number of orbits increases due to, अच्छा एटॉमिक साइज इंक्रीजेस कहना चाहिए था मुझे, ठीक है कोई बात नहीं, इसी को हम सही कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीजेस, हर बार एक नया ऑर्बिट अटैच होते हुए जा रहा है। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर ऑर्बिट्स का नंबर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट पे अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीजेस, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स पर डिक्रीज कर जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीजेस एंड साइज कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, साइज continuously
कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस अप टू डाउन, तो जैसे जैसे हम नीचे की साइड जाएंगे एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि नए ऑर्बिट्स का एडिशन हो रहा है, नए ऑर्बिट्स का एडिशन हो रहा है, इसलिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। तो साइज पीरियड में जाने पे लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, अप टू डाउन आने पर साइज हमेशा इंक्रीज, डाउन टू अप जाने पर साइज हमेशा छोटा, और राइट टू लेफ्ट आने पर भी साइज डिक्रीज करेगा। इतनी बात ध्यान रखना है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है पीरियड में, और ऑर्बिट्स में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ द न्यू ऑर्बिट, नए ऑर्बिट जुड़ रहे हैं। तो ये बात हुई एटॉमिक साइज की। तो ग्रेजुअली एटॉमिक साइज के साथ एक और पॉइंट यहां पे रिलेटेड आता है एटॉमिक साइज में, आगे जब हायर एलिमेंट्स आएंगे तो वहां पे आएगा, उसकी बात कर लेते हैं। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट की हमें बार बार जरूरत पड़ेगी कॉन्सेप्ट्स के लिए, इसलिए हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो देखो न्यूक्लियस क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करेगा, जो भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी ओर खींचने का काम करेगा न्यूक्लियस, ठीक। और न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना छोटा होगा, साइज उतना छोटा होगा। अब बात कर रहे हैं हम स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट? तो देखो अब सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। न्यूक्लियस सभी इलेक्ट्रॉन को, चाहे वो पहले ऑर्बिट में हो चाहे बाहर के ऑर्बिट में हो, सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। एक बात क्लियर। लेकिन जो इनर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट ऑर्बिट आर ऑल्सो रिपल ईच अदर। वो क्या करेंगे, बाहर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे, बाहर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे। मतलब वो न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन के बीच, न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन के बीच एज अ शील्ड, एज अ स्क्रीन काम कर रहा है। इससे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स पर। तो जब स्क्रीनिंग इफेक्ट का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हुआ, रिपल्शन बिटवीन इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो इनर मोस्ट ऑर्बिट में है वो बाहर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिपल करते हैं। तो रिपल करने के कारण अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का कम होगा और साइज बड़ा होगा। इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम लिखते हैं सिग्मा से। तो EAN का जो वैल्यू होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कितना न्यूक्लियर चार्ज लगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट दोनों देखना पड़ेगा। बड़े एटम्स में कॉमनली शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट लगता है। बड़े एटम का मतलब जिसका साइज बड़ा है, उस बड़े एटम में स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इज व्हाट, the repulsion between the electrons of intermediate orbits to the outermost orbit। outermost orbit के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इनरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन स्क्रीन जैसा काम कर रहे हैं, मतलब उसके अट्रैक्शन फोर्स को कम कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना न्यूक्लियर चार्ज है, अब उसमें से जितना शील्डिंग के कारण माइनस हो रहा है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। जेड इफेक्टिव भी लिखते हैं इसको, जेड इफेक्टिव से भी लिखते हैं। तो इट इज Z मतलब न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, ये ध्यान रखना है। स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण ही बड़े साइज के एटम में एक और इफेक्ट लगता है, उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट।
इनर्ट पेयर इफेक्ट, बड़े साइज के जो एटम होते हैं लार्ज साइज एटम में वैलिड होता है। इन लार्ज साइज एटम, लार्ज साइज एटम, लार्ज साइज एटम, जो बड़े साइज के एटम हैं उनमें वैलिड होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो जैसे कार्बन है, तो कार्बन में कॉमनली कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, मैं बैलेंस सेल की अगर बात करूं सीधे सीधे तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा कार्बन का, 2s2 2p2। लेकिन ये तो हुआ ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में आसानी से ये 2s1 2p3 हो जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा न्यूक्लियस के कंट्रोल में है। अभी बात एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, ये 2s1 2p3 हो जाता है। छोटा साइज है तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के अंदर है, तो न्यूक्लियस की बात भी माननी पड़ेगी। अब इस तरह से वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना हो गया, 4 हो गया। कार्बन कितना ऑक्सीडेशन शो कर सकता है, 4 ऑक्सीडेशन शो कर सकता है। 4 कंबाइनिंग पावर है इसकी। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीडेशन जैसे CCl4 बनाया मैंने, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, यहां पे +4 हो गया आसानी से। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, आसानी से +4 हो गया, क्योंकि 2s का इलेक्ट्रॉन 2p3 में चला जाता है आसानी से एक्साइटेड स्टेट में। अब ये तो न्यूक्लियस के कंट्रोल की बात हुई। अब देखो अगर मैं पीबी की बात करूं तो क्या होगा, 6s2 6p2। तो पीबी ये हुआ इसका सेंटर, न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 इधर पे है कहीं 6s और 6p कहां है, बहुत दूर है न्यूक्लियस से, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट हायर होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट करेगा। इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिपल कर करके बाहर वाले को और दूर पहुंचा देंगे, जितना उसको होना चाहिए था इनर मोस्ट वाले रिपल कर करके और दूर पहुंचा देंगे, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स भी उस पर कम हो जाएगा, तो लेस द अट्रैक्शन फोर्स। अब 6s2 6p2 की जो कंडीशन है, s का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस। अब कोई चीज अगर हमारे कंट्रोल से बाहर है तो वो हमारी बात मानेगा या नहीं मानेगा, ये तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। जैसे हमने कहा कि कार्बन इजीली टेट्रावैलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, तो जैसे ही ऑर्डर आया तो एक इलेक्ट्रॉन 2s का 2p में चला गया और 4 बैलेंसी क्लियर हो गई। लेकिन जो बड़े साइज के एटम है, हायर एटॉमिक नंबर वाले एटम है, उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट के डोमिनेंस के कारण जो 6s या बाहर के s के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एक्साइटेड स्टेट में जाने का टेंडेंसी कम हो जाता है, मतलब आसानी से बाहर नहीं जाएगा। अब अगर आसानी से बाहर नहीं जाएगा, इट मींस लेड के पास क्या वैलेंसी मिल रही है, मुझे ओनली 2 वैलेंसी मिल रही है, इसलिए कॉमनली लेड जो होता है वो PbCl2 बनाएगा। तो यार ऑक्सीडेशन नंबर कितनी मिलेगी मुझे, +2 मिलेगी यहां पे मुझे ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कॉमनली 4 है, जबकि लेड का ऑक्सीडेशन नंबर कॉमनली +2 है। क्यों, तो वाई, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट का लॉजिक कहीं ना कहीं शील्डिंग इफेक्ट से रिलेट करता है। शील्डिंग इफेक्ट के कारण न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स मिनिमाइज हो गया, अट्रैक्शन फोर्स के मिनिमाइज होने के कारण अब उस पर उसका कंट्रोल रहा नहीं, तो वो उसकी बात सुनेगा नहीं, एक्साइटेड स्टेट में उसके कहने पे जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो अगर चला गया तो PbCl4 बन जाएगा। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि PbCl4 बनता ही नहीं है, बनता है, बट lesser tendency of +4 oxidation state in lead as compared to 2+ oxidation state। lead में 2+ oxidation state जो होगा वो more stable होगा, तो ये बात ध्यान रखना है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, बहुत काम के हैं ये। मतलब आगे की यूनिट्स में इनकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। तो शील्डिंग इफेक्ट हो गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया। इनर्ट पेयर मतलब when this 6s electron is not shifted in excited state easily, this इसको अब काम नहीं कर रहा, मतलब इनर्ट हो गया ना, सीधी सी तो बात है, ठीक है। तो इसे इट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हम बात करेंगे रेडियस के बारे में। तो रेडियस में केवल एक ही टाइप का रेडियस हम देखो, रेडियस मतलब जैसे साइज, छोटा साइज तो लेस रेडियस,
बड़ा साइज तो मोर रेडियस, मतलब पीरियड में रेडियस डिक्रीज क्योंकि साइज छोटा होता है, ग्रुप में रेडियस इंक्रीज क्योंकि साइज बड़ा होता है। सिंपली आसानी से जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हम केवल एक रेडियस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, वहां से क्वेश्चन आना बहुत जरूरी रहता है, हमेशा हर बार क्वेश्चन आता है रेडियस के बारे में। तो रेडियस देखो, जैसे हमने कहा सोडियम और सोडियम प्लस, सोडियम और सोडियम प्लस किसका रेडियस बड़ा होगा, लार्ज रेडियस। तो Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन और Na प्लस के पास 10 इलेक्ट्रॉन, कैसा हो जाएगा 281, कैसा हो जाएगा 28। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नेवर चेंज, तो 11 प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, 3 ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको खींच रहे हैं। तो ऑल द 3 ऑर्बिट्स आर एग्जिस्टेबल इन Na। अब Na प्लस की बात करें हम तो 11 प्रोटॉन, मतलब अगर उलझ जाओगे तो ऐसे भी निकाल सकते हो ना, इसलिए बता रहा हूं। 2 और 8, 2 ही ऑर्बिट बचा, प्रोटॉन्स का नंबर कितना है 11 और इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं 10, मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा तो साइज छोटा हो जाएगा। मतलब मैं सीधा सीधा ऐसा कह सकता हूं, सोडियम एटम हैज लार्ज रेडियस देन Na प्लस आयन, Na प्लस आयन है ना, Na प्लस आयन से बड़ा रेडियस होगा सोडियम एटम का, Na प्लस आयन से बड़ा रेडियस होगा सोडियम एटम का। और एक सिंपल सा तरीका आपको मैं बताता हूं ढूंढने के लिए, रेडियस कैसे कैलकुलेट करोगे, Z बाय ई रेशो, Z बाय ई रेशो निकालोगे रेडियस के लिए। Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Z बाय ई रेशो कैलकुलेट कर लो, Z बाय ई रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, Z बाय ई रेशो कैलकुलेट करेंगे, Z बाय ई रेशो कैलकुलेट करेंगे। मोर Z बाय ई रेशो, मोर Z बाय ई रेशो, स्मॉलर साइज, स्मॉलर साइज। Z बाय ई रेशो जितना ज्यादा होगा साइज उतना छोटा होगा, स्मॉलर साइज। फिर से वही वाला क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं। सोडियम Z बाय ई रेशो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, तो Z बाय ई रेशो कितना आ जाएगा 1। सोडियम आयन, सोडियम प्लस आयन, प्रोटॉन कितने हो गए 10, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11। Z बाय ई, प्रोटॉन 11, सॉरी उल्टा लिख दिया ना मैंने, प्रोटॉन कितने 11, प्रोटॉन कितने 11, इलेक्ट्रॉन कितने 10, तो Z बाय ई रेशो कितना आ गया 1.1। तो मोर Z बाय ई रेशो, स्मॉलर साइज। इससे आप किसी भी स्पीसीज को कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, उस पर कुछ ना कुछ जरूर हर बार आता रहता है। अभी मैंने कहा एक और देखते हैं, Fe2 प्लस, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, Fe3 प्लस, Fe2 प्लस Fe3 प्लस। तो प्रोटॉन कितने 26, 26, देयर इज नो चेंज इन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने 24, 23, 24, 23। ओरिजिनली आयरन में 26 प्रोटॉन होते हैं। अब Fe2 प्लस के लिए हम चलते हैं Z बाय ई रेशो पे, तो Z कितना 26 बाय इलेक्ट्रॉन कितने 24, इलेक्ट्रॉन कितने 24, तो यह आ जाएगा 1.038, 1.0083, 1.083। दूसरे वाले के लिए 26 बाय 23, 26 बाय 23, 26 बाय 23 कितना 1.13। तो Z बाय ई रेशो किसका ज्यादा है, Z बाय ई रेशो आयरन 3 प्लस का ज्यादा है।
higher Z by E ratio. It means iron 3 plus is smaller than iron 2 plus. जिसका Z by E ratio ज्यादा उसका साइज छोटा, जिसका Z by E ratio ज्यादा उसका साइज छोटा. तो किसी भी क्वेश्चन को आप इससे कंपेयर कर सकते हो. थोड़ी सी प्रैक्टिस इस पे करनी है, बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है ना. आयरन 3 प्लस इज स्मॉलर देन आयरन 2 प्लस. इसके 4-5 प्रॉब्लम्स जरूर करना है, इस पे कुछ ना कुछ जरूर आएगा, पक्की बात है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं. आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा. तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove electron from valence shell of an isolated gaseous atom. Of an isolated gaseous atom. किसी विलगित परमाणु के, विलगित परमाणु मतलब अलग अलग किया हुआ एटम. आइसोलेट कॉमनली मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहता है, तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में कैलकुलेशन नहीं होगी, उसको एटम में ले जाएंगे, फिर गैसेस स्टेट में ले जाएंगे. अगर सॉलिड है तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लगेगी उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. सिंपली ध्यान रख लीजिए, किसी एटम के बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो आयोनाइजेशन एनर्जी है. लेकिन अगर कभी डेफिनेशन पे बात करेंगे तो ध्यान रखना, इट इज फॉर आइसोलेटेड गैसेस एटम एंड कैलकुलेटेड इन द गैस स्टेट, नॉट इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट. ओके, तब के लिए डेफिनेशन काम आएगा. अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड पे बात करते हैं. तो लेफ्ट से राइट साइज क्या होता है? छोटा. अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है. अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है मतलब किसी ने किसी को बहुत जोर से पकड़ के रखा है, तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी. तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड. मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना पीरियड में धीरे धीरे मुश्किल होता जाएगा. और अगर हम ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप में क्या होता? साइज बड़ा होगा. साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा. अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकालना इसका मतलब आसान है. तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी. तो दिस इज अबाउट द ट्रेंड. ये तो ट्रेंड हो गया. पीरियड में जाने पर बढ़ेगी, ग्रुप में जाने पर डिक्रीज होती जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा. इट इज अबाउट द ट्रेंड. अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है? पूरे 118 में से हीलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है. हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी. हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है हीलियम की. ये पॉइंट सीधे सीधे याद रखना है. अब बारी आई कि ट्रेंड के बाद एक्सेप्शनल केसेस भी होंगे. केमिस्ट्री है तो कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शनल आएगा ना. अब बात करते हैं व्हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन बोरॉन. तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसका कब ज्यादा होगा, किसका कब कम होगा. तो इट इज सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कैसे सॉल्व करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे. तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2. नाउ व्हाट हैपेंस? दोनों ऑर्बिटल पूरे पैक्ड भरे हुए हैं और जब
ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं तो इट इज हाई स्टेबल, और हाई स्टेबल होगा तो हायर एनर्जी भी लगेगी उसको वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। 2s2 2p1 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन। तो देखिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? अनफिल्ड। ये कैसा है? कंप्लीटली फिल्ड। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं तो किसके लिए ज्यादा होगी? बेरिलियम के लिए ज्यादा होगी बोरॉन से। द लॉजिक इज ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इज द लॉजिक, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इज द लॉजिक। ओके, अब अगर कभी मान लो सेकंड की बात करें, यहीं पर कई जगह ये केसेस आपसे कंपेयर करा सकते हैं, लेकिन सबका लॉजिक एक जैसा रहेगा। सेकंड की अगर बात करते हैं तो व्हाट हैपेंस आफ्टर फर्स्ट? फर्स्ट के बाद ये ऐसा हो जाएगा। अब सेकंड में देखो क्या हो गया, बोरॉन ज्यादा स्टेबल हो गया एज कंपेयर टू बेरिलियम। बोरॉन इज मोर स्टेबल क्योंकि ये 1s2 2s2 हो गया फर्स्ट के बाद, और ये फर्स्ट के बाद 1s2 2s1 हो गया है। ठीक, तो सेकंड किसका ज्यादा होगा? बोरॉन का ज्यादा होगा बेरिलियम का। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद द आयोनाइजेशन एनर्जी। इस टाइप के टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं, तो ध्यान रखना है। जब भी क्वेश्चन क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। ठीक है, ब्लाइंडली आंसर नहीं करना है, कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, फिर चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इतनी बात आयोनाइजेशन एनर्जी पर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसा नाम है, इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, हिंदी में कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या कहते हैं हिंदी में? इलेक्ट्रॉन बंधुता, मतलब इलेक्ट्रॉन से भाईचारा, दोस्ती। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन जैसे ही डेफिनेशन पे आएंगे तो फिर ध्यान रखना है, अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज बोलेंगे, नॉट रिलीज एवरी टाइम। अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज when an isolated gaseous atom, when an isolated gaseous atom gain electron, तो देखो कॉमनली अगर मैं बात करता हूं, जैसे क्लोरीन है मेरे पास, तो इट इज एट 287, रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और अगर कहीं से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl-। नाउ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पर आ गया है, नाउ इट इज ऑन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, सो सम एनर्जी इज रिलीज्ड, कुछ एनर्जी बाहर निकली मतलब एक्सोथर्मिक हो रही है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो दैट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एटम टेक्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बट इट इज नॉट एवरी टाइम रिलीज। उसका लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा कि हर बार हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, हर बार ऐसा हम नहीं कह सकते, कॉमनली जो है रिलीज हो रही। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन एन आइसोलेटेड गैसेस एटम गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, जैसे मान लो ऐसे एटम हैं जिनमें 2 या 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो एक ही बार में सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब देखो जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा? 2-6। मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, अब इसको थोड़ा अच्छा लगेगा, 2 चाहिए थे, एक तो आ गया, तो कैसा हो जाएगा? 2-7 1- चार्ज। अब थोड़ा संघर्ष कम हो रहा है, तो संघर्ष कम हो रहा है तो थोड़ी एनर्जी क्या करेगा, अभी यहां पे लॉस करेगा, ये तो हीट इवॉल्व करेगा। इसके लिए न्यूमेरिकली डेल्टा एच का जो वैल्यू होता है दैट इज -141 किलोजूल, -141 किलोजूल पर मोल रहता है। तो पहले बार इसने एनर्जी निकाला, मतलब हीट इवॉल्व किया इसने,
अब सेकेंड टाइम क्या होगा, O माइनस है और इलेक्ट्रॉन भी कैसा आता है, माइनस होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो माइनस वाला इलेक्ट्रॉन माइनस स्पीसीज में जाएगा कैसे, रिपल्शन का फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, हाई रिपल्सिव फोर्स सेकेंड टाइम, हाई रिपल्सिव फोर्स सेकेंड टाइम। अब अगर नेगेटिव चार्ज का रिपल्सिव फोर्स हायर है तो उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए एटम को एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। मतलब जैसे मान लो कोई व्यक्ति मान ही नहीं रहा तो क्या करोगे, उसको बांध के रखोगे ना, बांधना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, मतलब उसकी एनर्जी, अब अंदर से एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, कंज्यूम करनी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी सेकंड इलेक्ट्रॉन के गेन के समय। तो 2.7 से जब ये O 2 माइनस में जाता है 2.8 तो हो जाएगा, लेकिन अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पे कंज्यूम करनी पड़ी, तो इधर की साइड जाएंगे तो किस साइन से आ जाएगा, माइनस साइन से आ जाएगा। मतलब डेल्टा H की जो वैल्यू होगी वो प्लस साइन से जाएगी, तो डेल्टा H की वैल्यू जो है वो प्लस साइन से जाएगी, दैट इज प्लस 780 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल, 780 किलोजूल पर मोल पॉजिटिव, मतलब बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ी सेकेंड इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस। तो सेकेंड टाइम क्या हो रहा है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव बिकॉज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम द रिपल्सिव चार्ज। तो रिपल्सिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए सेकेंड टाइम एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ी, लगानी पड़ी एटम को। तो अब देखो यहां पे डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव भी है और डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव भी है, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये ध्यान रखेंगे। फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, डेल्टा H may be positive and negative both। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, कारण जो एटम ऐसे हैं जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इलेक्ट्रॉन पहला जब गेन करेंगे तो उसके बाद नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उस नेगेटिव चार्ज को ओवरकम करना होगा तो एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन में डेल्टा H की वैल्यू आपको यहां पर अपीयरेंस में दिखेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा किसके लिए होती है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है, ये सीधे याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट किसके लिए होगी, क्लोरीन के लिए होगी, और नेचुरली पीरियड में जाने पर डिक्रीज, ग्रुप में जाने पर इंक्रीज होगी। डेल्टा H का वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, ये बात ध्यान रखना है। जहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगा, जैसे सल्फर से की जो है ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, क्योंकि सल्फर में क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन थोड़ा कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से आएगा, तो वहां पे जो चेंज होगा एनर्जी का वो बड़ा दिखेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसके बाद अगला पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो ये टेंडेंसी कहां से डेवलप हुई, दो एटम जिन्होंने किसी कारणवश आपस में मिलकर के एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। कई बार क्या होता है कि कुछ काम हमको ऐसे भी करने पड़ते हैं जो हम चाहते नहीं हैं, लेकिन करने तो पड़ते हैं, है ना। देखो जैसे दो हाइड्रोजन है, इन्होंने आपस में मिलकर के कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो बोथ आर सिमिलर, दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि दोनों की पावर कैसी है, सेम है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, टू एटम्स विथ डिफरेंट पावर,
two atoms with different power, different size are form covalent bond initially. आपस में मिलकर के इन्होंने covalent bond बनाया शुरू में, बट पावर तो अलग अलग है ना, तो जिसकी पावर ज्यादा है वो क्या करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो दिस टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, this tendency of attraction of shared electron pair, tendency of attraction of shared electron pair is called इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता. सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की क्षमता. और सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब पहले से कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन आए हैं, अगर दो एटम ऐसे हैं जिनकी पावर अलग अलग है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो मोर पावर वाला एटम है, अभी ऐसा समझ लेते हैं, वो उसको क्या करेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा. दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इस टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखना है? फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा, और साइज के घटने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. और जब साइज बड़ा होगा तो अट्रैक्शन पावर कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में क्या होती है, डिक्रीज होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में डिक्रीज और पीरियड में इंक्रीज, और ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज. किसका सबसे ज्यादा होता है? फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है. अब देखो, कुछ एलिमेंट्स का नेगेटिविटी हमको ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी भी हमें जरूरत पड़ती है. हाइड्रोजन का पॉलिंग स्केल पर 2.1, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा. पॉलिंग स्केल पर इसकी वैल्यू होती है 4. वैल्यूज का काम पढ़ सकता है, ये ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं आपको उसको लिखवा रहा हूं. 1, 1.5, 2, 2.5. तो 0.5 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है सेकेंड पीरियड का नेगेटिविटी. सोडियम 0.9, मैग्नीशियम 1.2, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन अबाउट 3. पॉलिंग स्केल के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से 3, बट स्लाइटली ग्रेटर नेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एज कंपेयर टू नाइट्रोजन प्रैक्टिकली. ठीक है, तो 1.2, 1.5, 1.8, 1.8, 2.1, 2.5 और 3 पॉलिंग स्केल पर नेगेटिविटी होगा सल्फर का. काम क्या आएगा? जब दो एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी नेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 या 1.7 से कम होगा, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे. जिनकी नेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होगा तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा. 1.4 के आसपास होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी. मतलब ये सब प्रिडिक्शन हम कहां से करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही कर पाएंगे ये सारे प्रिडिक्शन हम. तो इसलिए ध्यान रखना है 1.7 या 1.7 से कम कोवेलेंट, 1.7 से ज्यादा आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो इट इज द नेगेटिविटी. एक और पॉइंट को डिस्कस करते हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड. नेचर ऑफ ऑक्साइड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखेंगे. नेचर ऑफ ऑक्साइड,
अब एक पीरियड के ऑक्साइड को कंपेयर करते हैं, Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO2 और Cl2O7। तो देखो, सोडियम ऑक्साइड को अगर पानी में डालोगे तो क्या बना देगा? NaOH बना देगा। कैसा है NaOH? एसिड है कि बेस है? NaOH इज द बेस। NaOH कैसा है? बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालेंगे तो क्या करेगा? MgOH होल ट्वाइस बना देगा, फिर से कैसा है? बेस है। एल्यूमिनियम पर आने पर नेचर अचानक से चेंज हो जाएगा, ये एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक, उभयधर्मी, मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। दिस वन इज वीक बेस। ये कैसा है? वीक बेस है, सॉरी वीक एसिड है। SiO2 is the weak acid, weak acid, and this one is the most acidic oxide, most acidic oxide। ये कैसा है? मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड है। तो अगर ट्रेंड की बात करें हम, वन बाय वन ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं तो देखो, एक एक करके ट्रेंड की बात कर लेते हैं। बेसिक नेचर क्या हो रहा है? बेसिक नेचर, दो शुरुआत के बेस हैं, उसके बाद बेसिक नेचर डिक्रीज। तो बेसिक नेचर पीरियड में क्या हो रहा है? बेसिक नेचर इन पीरियड, बेसिक नेचर डिक्रीज। ग्रुप में जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? ग्रुप में बेसिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज। ग्रुप में जाएंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज। मतलब अगर कभी पूछे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है या सीजियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सीजियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होगा एज कंपेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिडिक नेचर पीरियड में इंक्रीज, तो ग्रुप में एसिडिक नेचर पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज होगा। ग्रुप में एसिडिक नेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पीरियोडिसिटी में जिनको हमें याद रखना है, क्योंकि अभी हम लोग एस ब्लॉक पी ब्लॉक भी पूरा इसी के ग्रेडेशन पे बेस है। तो बॉन्डिंग पढ़ने के बाद जब हम लोग एस ब्लॉक पी ब्लॉक की बात करेंगे तो वहां पे ये थोड़ा और बड़ा और लार्ज हो जाएगा, तो जो चीजें थोड़ी बहुत दिक्कत कर रही होगी वो भी क्लियर हो जाएगी। ओके।